यूजुअली कई बार एस्पिरेंट्स को लगता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए उन्हें किसी ना किसी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। केवल रिटन एग्जाम के बाद ही वो एसएसबी के लिए अपीयर हो सकते हैं और भारतीय सेना को एक अधिकारी के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर वास्तविकता की बात की जाए तो कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा आप डायरेक्टली एसएसबी के लिए अपीयर कर सकते हैं, और आज इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, भारत के अंदर दो एग्जामिनेशंस बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। कोई भी एस्पिरेंट अगर आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है तो इन दो एग्जाम्स के बारे में जरूर सोचता है। नंबर 1 इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, जो कि आप 12वीं के बाद इस एग्जाम को दे सकते हैं। साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एसएसबी के लिए अपीयर होते हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। 3 साल एनडीए में रहने के बाद आप अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज के अंदर चले जाते हैं, फिर चाहे वो आर्मी की एकेडमी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। दूसरा एग्जाम जो कि ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, दैट इज सीडीएस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके द्वारा आप डिफरेंट आर्म फोर्सेस के अंदर डिफरेंट विंग्स को ज्वाइन करते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों को आप इसके द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जो आपको डायरेक्टली एसएसबी के अंदर अपीयर होने का मौका देते हैं। आज ऐसे ही 5 तरीकों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से एक तरीके के द्वारा आप नायब सूबेदार बन सकते हैं। दैट मींस ये अफसर तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना को एक अच्छे पद पे ज्वाइन करते हैं। चलिए पहले तरीके के बारे में बात करें, जो कि सबसे ज्यादा फेमस और अगर मैं कहूं तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है। दैट इज द टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये सारे उन युवाओं को जो कि अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स हैं, याद रखिएगा यहां पर केवल अनमेरिड मेल कैंडिडेट से अलाउ होते हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है बीटेक के द्वारा। दैट मींस आपने इंजीनियरिंग करी है, आपका 7वां और 8वां सेमेस्टर के अंदर अगर कोई बैकलॉग नहीं है या अगर आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं तो भी आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मली यहां पर अगर मैं बात करूं तो 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 60% कम से कम आपका होना ही चाहिए, और इस तरीके से आप डायरेक्टली एसएसबी के लिए अपीयर करते हैं। इसमें दूसरी सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये आपको काफी लंबी उम्र तक के मौका दिया जाता है। दैट मींस यहां पर जो एज का क्राइटेरिया है दैट इज 20 ईयर्स टू 27 ईयर्स, आप 20 से लेकर 27 साल के बीच के तो भी आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। डायरेक्टली आपका एसएसबी होता है और इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, और आपको परमानेंट कमीशन यहां पर दिया जा रहा है, जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए आप एसएसबी के लिए अपीयर होते हैं और आप डायरेक्टली परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन कई बार दे दिया जाता है, बट यहां पर आप डायरेक्टली परमानेंट कमीशन के लिए अपीयर होते हैं। याद रखिएगा, आप अगर अभी बीटेक कर रहे हैं आपका, तो ये ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आपका 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर बैकलॉग नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके पहले बैकलॉग हो गया है तो दैट इज टोटली फाइन, बट आप जब एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तब तक आपका बैकलॉग पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है। और टीजीएस एंट्री केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। दूसरी एंट्री के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं, विच इज नॉट दैट मच पॉपुलर, बट ये एंट्री उन सारे युवाओं को जो कि लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जी हां, जो कि लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने लॉ कर लिया है, उनको बहुत सुनहरा मौका देता है। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जैग एंट्री की, जज एडवोकेट जनरल। इस एंट्री के बारे में बात की जाए तो भारतीय सेना की जो जुडिशियल विंग है वहां पर आप अधिकारी के तौर पर सर्व कर सकते हैं। इसके लिए भी डायरेक्टली एसएसबी आपका होता है, आपको किसी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आपका जो एज का क्राइटेरिया दैट इज 21 टू 27 ईयर्स, इतना समय आपको दिया जाता है। अब यहां पर मेल भी और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको समझना होगा। मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी एस्पिरेंट्स यहां पर अप्लाई करते हैं उनका एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए। और आपका जो ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपने एलएलबी किया है, ये तो कंपलसरी है ही, आपके एलएलबी का ग्रेजुएशन का एग्रीगेट 55% होना चाहिए, मिनिमम है। ट्राई कीजिएगा ज्यादा होना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, ज्यादा होगा तो आपको इस चीज का एडवांटेज मिलता है। आप एसएसबी के लिए अपीयर होते हैं, एसएसबी के अंदर अगर आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं एक जुडिशियल अधिकारी के तौर पे। इसमें एक नई चीज और जोड़ दी गई है कि आपने क्लैट पीजी, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का जो पीजी का टेस्ट होता है, उसके लिए आप अपीयर हुए हो। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि साहब मैंने केवल अपना एलएलबी कर लिया और अब मैं आगे के लिए नहीं सोच रहा हूं पढ़ाई का। आपको अपीयर होना भी जरूरी है। इस बार के नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज ऐड कर दी गई कि आप क्लैट पीजी के लिए अपीयर हुए हो। तो ये भी एक बहुत सुनहरा मौका आपको देता है कि आप भारतीय सेना के अंदर एक जुडिशियल अफसर के तौर पे, एक अधिकारी के तौर पे आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप एसएसबी के लिए अपीयर होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि आप डायरेक्टली एसएसबी के लिए अपीयर हो रहे हैं। तीसरा मौका
दैट इज द एनसीसी स्पेशल एंट्री। जी हाँ, यहां पर मैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें दो तरह की एंट्रीज होती है, एक होती है आपके शॉर्ट सर्विस के लिए भी, एक आपकी परमानेंट सर्विस के लिए भी होती है। अब देखिए स्पेशल एंट्री के बारे में बात की जाए तो यहां पर सारे के सारे मैरिड और अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा इस एंट्री के अंदर केवल अनमैरिड मेल एंड फीमेल से अप्लाई कर सकते। दैट मींस आपकी शादी नहीं होना चाहिए। आपने शादी कर ली तो फिर आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। और ऑब्वियसली आपका जो ग्रेजुएशन का एग्रीगेट है, याद रखिएगा इसको कई बार एस्पिरेंट्स मिस कर जाते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी स्ट्रीम से आपने करा हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे आपने बीटेक करा हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपके ग्रेजुएशन का एग्रीगेट कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। मिनिमम 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो आपके पास एनसीसी सीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कम से कम आपकी ग्रेडिंग बी होनी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए और उसमें मिनिमम ग्रेड जो वो बी ग्रेड आपके पास होना चाहिए। इसके द्वारा आप डायरेक्टली एसएसबी के लिए अपीयर हो सकते हैं। सीट्स निकलती है इसमें अच्छी खासी, 50 सीट्स भी निकली है, तो सीट्स इसमें अच्छी खासी निकलती है और एनसीसी एस्पिरेंट्स को एक बहुत सुनहरा मौका देती है। याद रखिएगा इसके थ्रू आप शॉर्ट सर्विस के अंदर भी जा सकते हैं, परमानेंट के अंदर भी जा सकते हैं, दोनों चीजें याद रखिएगा। तो दोनों के नोटिफिकेशंस अलग अलग होते हैं। इसके बाद अगर हम अगले मौके के बारे में बात करें वो होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। जी हाँ, एसएससी टेक के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आपका नॉर्मल टेन्योर होता है 10 साल का, जिसे एक्सटेंड करके 14 साल किया जा सकता है। बट ये एसएससी है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री यहां पर होती है। और यहां पर भी जितने भी युवा जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से, याद रखिएगा आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स नहीं हो सकता है, आपका बीटेक होना यहां पर कंपलसरी होता है। जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर रहते हुए अगर किसी अधिकारी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, दैट मीन्स अगर मैं सीधी बात कहूं कि अगर वो शहीद हो गए, उन्होंने वीर गति को प्राप्त कर लिया है, उनकी जो वाइफ है दैट मीन्स विडो एंट्री भी इससे कई बार कहा जाता है कि यहां से जो विडोस हैं वो भी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं। नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ग्रेजुएट इंजीनियरिंग का इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी उम्र 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं कि कोई विडो जो है जिनके पति ने या जिनके हस्बैंड ने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो ज्यादा है। यहां पर 35 साल तक आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो नॉर्मली यहां पर जो एजुकेशन मांगा गया है वो नॉर्मली होगा आपका बीटेक के द्वारा ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो विडोज हैं उनके लिए दो एंट्रीज यहां पर होती है। अगर बीटेक नहीं है तो भी वो नॉन ग्रेजुएट एंट्री या नॉन टेक्निकल एंट्री, नॉन ग्रेजुएट तो नहीं कह सकते, नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकती हैं। किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपका ग्रेजुएशन है, इट्स टोटली फाइन। और अगर आपका बीटेक है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत सुनहरा मौका दिया जाता है। बट याद रखिएगा ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 10 साल मिनिमम इसका कह सकते हैं कि सर्विस का पीरियड होता है, उसे एक्सटेंड करके 14 साल किया जा सकता है। तो ये एसएससी है, ये परमानेंट कमीशन यहां पर नहीं होता है, इट इज फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। आखिरी मौका अगर यहां पर हम बात करें तो यह आर्मी स्पोर्ट्स कोटा, बेसिकली अधिकारी बनने के लिए नहीं है, आप इसके द्वारा डायरेक्टली इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं नायब सूबेदार के तौर पे या फिर हवलदार के तौर पे। याद रखिएगा यह एंट्री भी इंडियन मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए और अनमैरिड होना यहां पर भी जरूरी है। आपने अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन किया है नेशनल लेवल के ऊपर और वर्ल्ड लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल पे किया है तो भी आप हवलदार की पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने वर्ल्ड लेवल के ऊपर कर दिया तो आप साफ फिर नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एज का क्राइटेरिया 17.5 साल से 25 साल के बीच का होता है। और यहां पर अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं तो यहां पर आपका जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है दैट इज योर मैट्रिकुलेशन, दैट मींस आपका 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है स्पोर्ट्स के अंदर वो नोटिफिकेशन के अंदर जारी कर दी जाती है, और इसके द्वारा आप भारतीय सेना को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत सुनहरा मौका होता है बिकॉज जब आप सेना के साथ ट्रेन करते हैं तो आपके स्पोर्ट्स को भी और आगे बढ़ने में आपको बहुत मौका मिलता है और आपकी तकनीक भी बहुत निखर के आती है, बिकॉज आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना स्पोर्ट्स को हमेशा बढ़ावा देती है। तो ये वो 5 एंट्रीज हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी थी, जिसके द्वारा आप इंडियन आर्म फोर्सेस को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी किसी वीडियो के साथ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपने ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।